कुछ देर बाद रोहन उन्हें देख लेता है। मम्मी, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अभी के अभी उठो यहाँ से। सीमा, अरे ओ सीमा, ये देख तेरे लड़कों ने क्या किया है। सीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ मालकिन? तेरे बच्चों ने मेरा बिस्तर गंदा कर दिया है। इन्हें अपनी औकात नहीं पता क्या? मालकिन, माफ कर दीजिए, बच्चे हैं। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी निकल मेरे घर से। सीमा और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीमा और मोहन नाम के पति पत्नी अपने 2 बच्चों रिया और गोलू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। मोहन गांव के सेठ हरिराम के खेतों में मजदूरी करता था और सीमा गांव के बड़े से बंगले में खाना बनाना और सफाई करने का काम करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करके अपना परिवार का पेट पालते थे। गर्मी का मौसम था और इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। पूरे गांव में लोग परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। सच कह रहे हो, घर से बाहर निकलते ही पसीना बहने लगता है। चलो, मैं काम पर जाता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेंगे। मोहन काम पर चला जाता है और सीमा भी बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। जिस बंगले में सीमा काम करती थी, वहाँ मालकिन सुनीता और मालिक राजेश अपने बच्चों पूजा और रोहन के साथ रहते थे। अरे सीमा, जल्दी काम खत्म करो, आज रोहन की बर्थडे पार्टी है। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी ही सब काम खत्म कर लेती हूँ। सीमा घर सजाने में भी मदद करती थी। शाम को बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। जी मालकिन। शाम को सीमा अपने बच्चों को लेकर पार्टी में जाती है। घर बहुत बड़ा और ठंडा था। वाह मम्मा, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर घर है। और कितना ठंडा भी। बाहर तो इतनी गर्मी है। ये एसी की वजह से ठंडा है। हमारे यहाँ हर कमरे में एसी लगा है। दीदी, हम भी अपने घर में एसी लगवाएंगे। रिया और गोलू एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते लेते रोहन के कमरे में चले जाते हैं और वहीं जाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद रोहन उन्हें देख लेता है। मम्मी, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अभी के अभी उठो यहाँ से। सीमा, अरे ओ सीमा, ये देख तेरे लड़कों ने क्या किया है। सीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ मालकिन? तेरे बच्चों ने मेरा बिस्तर गंदा कर दिया है। इन्हें अपनी औकात नहीं पता क्या? मालकिन, माफ कर दीजिए, बच्चे हैं। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी निकल मेरे घर से। सीमा और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है। अब घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन सीमा काम ढूंढने निकल जाती है। उसे एक पोस्टर दिखता है, पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। हाँ, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं, शायद मुझे काम मिल जाए। सीमा दुकान पर जाती है। क्या तुम पकौड़े बना सकती हो? जी जी बिल्कुल, मैं कई तरीके के पकौड़े बना सकती हूँ। ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। सीमा पकौड़े बनाती है और ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। आज के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सीमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। कुछ समय बाद सीमा पैसे जोड़कर एक सेकंड हैंड एसी खरीदती है। यह एसी 8,000 में लगा दूंगा मैं। ठीक है, लगा दीजिए। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं।
वाह, कितनी ठंडी हवा। तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर दी। बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है जी। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर जाता है। मोहन भी दुकान में काम करने लगता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अरे, ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर पिलाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। गांव में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी बस अड्डे की तरफ को धकेल रहा था। रमेश बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही उनके कच्चे घर की दीवारें गलने लगती थी। हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। अगर चाय नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा। रमेश ने रेहड़ी रोकी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों में छिप गए और आँख झपकते ही बस अड्डा खाली हो गया। बारिश में भीगते हुए भी रमेश ने चूल्हा जलाया। ठंड से उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वह अदरक कूटकर चाय बनाता रहा। अरे रमेश, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? बंद कर सब। क्या करूं भैया, गरीब आदमी उम्मीद छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात के करीब 8 बजे अचानक एक ट्रैवलर बस खराब होकर बस अड्डे के पास रुक गई। यात्री ठंड और बारिश से बहुत परेशान थे। अरे अरे भैया, कहीं गरम गरम चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। सामने चाय वाला खड़ा है, चलो वहीं चलते हैं। देखते ही देखते रमेश की रेहड़ी पर भीड़ लग गई। जैसे ही रमेश ने केतली खोली, अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू बारिश वाली हवा में फैल गई। यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या खुशबू है! हाय हाय, खुशबू से ही शरीर पूरा गर्म हो गया। भैया जल्दी से 1 कप चाय बना दो। रमेश तेजी से कुल्हड़ों में चाय भरने लगा। ऊपर से थोड़ी सी मिलाई डालते ही स्वाद और बढ़ गया। साहब, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय तैयार है। कुछ ही देर में पूरी केतली खाली हो गई। जाते जाते बस के मालिक ने रमेश के हाथ में 3000 रुपये रख दिए। साहब, इतने पैसे? अरे रख ले भाई, इस तूफान में तुम्हारी चाय ने सबको राहत दी है, इतना तो बनता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने पैसे माथे में लगाए, भगवान को शुक्रिया किया। सामने ढाबे में बैठे होटल के मालिक सुरेश यह सब देख रहा था। उसे अपनी दुकान पर बहुत घमंड था। कल तक फटे कपड़ों में घूमने वाला आज हजारों कमा रहा है। अगर इसका धंधा चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ऐसा डर फैलाओ कि लोग इसकी चाय का नाम सुनकर भाग जाएं। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रमेश चाय बना रहा था, तभी सुरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों, ये गंदे पानी से चाय बनाता है। इसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सुरेश भैया, मैं हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। चुप! कल बस वाले लोगों को उल्टियाँ हो रही थी। यह सुनते ही ग्राहक डर गए और कई लोग वापस लौट गए। रमेश का दिल टूट गया। तभी वहाँ ट्रैवलर बस फिर से आकर रुकी। इस बार ज्यादा लोग उतरे। अरे रमेश भाई, आज तो हम खास आपकी चाय पीने वापस आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन फैला रहा है ये झूठ? हमने तो आपकी चाय की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, तभी इतने लोग आए हैं। कुछ ही मिनटों में फिर से भीड़ लग गई। चाय की खुशबू पूरे बस अड्डे में फैल गई। धीरे धीरे रमेश की चाय पूरे इलाके में मशहूर होने लगी, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी।
एक रात तेज बारिश में घर की दीवार का हिस्सा गिर गया। बूढ़ी माँ डर से कांपने लगी। अरे बेटा, कब तक ऐसे रहेंगे हम? कब हमारे हालात सुधरेंगे? अब वक्त आ गया है माँ, मैं अपनी छोटी दुकान खोलूँगा। ए जी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूँगा, भगवान साथ देगा। गांव के सरपंच ने रमेश की मदद की और बसड्डे के पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। रमेश और सीता ने मिलकर दुकान खूब अच्छे से सजाई। दुकान का नाम रखा गया रमेश स्पेशल कुल्हड़ चाय। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव वहां पहुंचा, लेकिन सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को दुकान ग्राहकों से भरी थी, तभी कुछ लड़के अंदर घुस आए। अरे, ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। ये झूठ है, मैंने अभी ताज़ा चाय बनाई है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुको, ज़्यादा ड्रामा मत करो। वो गांव के इंस्पेक्टर थे जो सादे कपड़ों में चाय पीने आए थे। कब दिखाओ, ये मक्खी ऊपर से डाली गई है। सच बताओ, किसने भेजा है? साहब, वो सुरेश ने पैसे दिए थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से चूल्हा जलाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने फिर से माहौल बना दिया। लोग दोबारा लाइन लगाकर चाय खरीदने लगे। दूसरी तरफ से सुरेश ने सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया। वह खराब दूध और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था। ज्यादा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। पंचायत में शिकायत पहुंची और सुरेश की दुकान बंद हो गई। रमेश की कहानी शहर के अखबार में छप गई। एक बड़े बिजनेसमैन ने उससे मुलाकात की। रमेश भाई, मैं हाईवे पर आपके नाम से बड़ा चाय कैफे खोलना चाहता हूँ। स्वाद आपका, पैसा मेरा। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ। जिसने तूफान में हार नहीं मानी वो सब कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा कैफे खुला, रमेश रॉयल कुल्हड़ चाय। अब दूर दूर से लोग वहाँ चाय पीने आने लगे, लेकिन रमेश आज भी खुद ही चूल्हे पर चाय बनाता था। एक दिन रमेश पुराने बस अड्डे से गुजर रहा था। उसने देखा सुरेश अपनी बंद दुकान के बाहर उदास बैठा है। कैसे हो सुरेश भैया? रमेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पुरानी बातें भूल जाइए। अगर चाहें तो मेरे कैफ़े में मैनेजर का काम संभाल सकते हैं आप। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। इंसान की पहचान उसके बर्ताव से होती है भैया। सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रमेश को गले लगा लिया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो बारिश के बाद धूप जरूर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको यह इमोशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। दीदी मत जाओ, पानी बहुत तेज आ रहा है, मत जाओ। अगर डर की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। रघुवीर नदी में कूद पड़ा। काली रात, तेज बारिश और उछलती हुई नदी। उसी नदी किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में माँ जमुना अपनी दोनों बेटियों गौरी और चंदा के साथ बैठी थी। दीदी आज बहुत डर लग रहा है। देखो चंदा, डर हमेशा आवाज करता है, हिम्मत चुप रहती है, लेकिन वही बचाती है हमें। तभी बाहर से शोर मचता है। भागो, बांध टूट गया! भागो, बांध टूट गया! वहाँ से भागी और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी नदी में बह गई। दीदी अब तो हमारा घर भी चला गया। नहीं, जब तक हम साथ हैं घर हमारा जिंदा है। उस रात बेबस होकर उन तीनों ने मंदिर में शरण ली।
मैं कब तक तुम दोनों को अकेले संभालूंगी बेटियों। मुझ बूढ़ी माँ से तो अब कुछ नहीं हो सकता। तभी गांव के ठाकुर दयाल आते हैं। पास के गांव में 2 ईमानदार भाई हैं, रघुवीर और मोहन। अगर चाहो दोनों बेटियों का रिश्ता वहाँ हो सकता है। नहीं, मैं दीदी से दूर नहीं रह पाऊंगी। पगली, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। सादगी से शादी हुई, लेकिन ससुराल में भी गरीबी उनका इंतजार कर रही थी। हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है गौरी। मैं दौलत देखने नहीं, घर बसाने आई हूँ। चंदा, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता, पर तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बस इतना काफी है। दिन यूं ही बीतते गए और घर में खाने की भी कमी होने लगी। दीदी, अब तो आटा खत्म हो गया। नदी तेज है, नाव भी नहीं चली, कुछ कमाई भी नहीं हुई। देखो, रोने से हमारी गरीबी कहीं नहीं जाएगी। उससे बेहतर है मैं सिलाई करूंगी और पैसे कमाऊंगी, और मैं दूध बेचूंगी। धीरे धीरे दोनों बहनों ने घर संभाल लिया। हरिनाथ बाबा नदी में फंस गए हैं। हरिनाथ बाबा नदी में फंस गए हैं। दीदी मत जाओ, पानी बहुत तेज आ रहा है, मत जाओ। अगर डर की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। रघुवीर नदी में कूद पड़ा। गौरी ने रस्सी संभाली। कड़ी मेहनत के बाद बाबा को बचा ही लिया। आज भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम जीत गए। ये जमीन मेरी है। 3 दिन में घर खाली करो। दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं फिर से बेघर हो जाऊंगी। नहीं, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। गौरी और चंदा पूरे गांव में गई। देखिए, आज हमारी जमीन जाएगी, कल आपकी भी जाएगी। पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। भैरव, मंदिर की कसम खाकर बोल, जमीन तेरी है। वो मैं नकली कागज बनाए थे। धोखेबाज। भैरव गांव छोड़ देगा। दीदी, हम जीत गए। बांध टूटने वाला है, बांध टूटने वाला है। अब क्या करें? हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। पूरा गांव रात भर मिट्टी को भोर कर रहा था। सुबह तक बांध बच गया और गांव भी। आज से ये दोनों सिर्फ बहुएं नहीं, इस गांव की बेटियां हैं।